सो माय डियर कैडेट्स एंड प्यारे छात्रों, प्रतिवर्ष की तरह से बरसात के बाद में अब भी वो समय आ गया है जिस समय हमें संचारी रोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। कोविड-19 के कारण हालांकि ये कार्यक्रम हम अब ये ऑनलाइन कर रहे हैं। प्रतिवर्ष हम लोग गली गली में जाकर के लोगों को जागरूक करते थे, रैलियां निकालते थे, लेकिन फ़िलहाल हमें कोविड के खतरों को देखते हुए ये कार्यक्रम ऑनलाइन जारी करना है। तो मैं आपके साथ में कुछ जानकारी साझा करना चाहूँगा। हमारे पुराने कैडेट्स जो हैं काफ़ी जानकारी रखते हैं इस विषय में, क्योंकि उन्होंने खुद जो है इस रैली को ऑर्गेनाइज़ किया है लास्ट ईयर, कई प्रोग्राम्स किए हैं। लेकिन जो नए कैडेट्स अभी भर्ती हुए हैं हमारे पास में, उन लोगों के साथ में जानकारी का थोड़ा सा अभाव है, कमी है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि संचारी रोग क्या हैं, कैसे फैलते हैं और इस समय हमें क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। सो एसएमबी इंटर कॉलेज से मैं आपका ANO सेकेंड ऑफिसर भूपेंद्र सिंह आपके सम्मुख प्रस्तुत हूँ संचारी रोग जागरूकता के विषय में। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोगों ने पहले स्टडी किया होगा पिछली क्लासेस में कि बीमारियां कई तरह की होती हैं। मुख्य तौर पर अगर हम लोग बात करें तो उनको दो कैटेगरी में आप लोग बांटते हैं। एक तो होते हैं ऐसे बीमारियां जो किसी पोषक पदार्थ की शरीर में कमी की वजह से होती हैं, इन्हें हम लोग डिफिशियंसी डिजीज़ या न्यूनता जन्य रोग कहते हैं। इस कैटेगरी में पर्टिकुलरली हम लोग बात करें तो विटामिन की कमी से होने वाले रोग, खनिज लवणों की कमी से होने वाले रोग आते हैं इसमें। ओके, बाकी सारा डिटेल आप लोग उनको जानते ही होंगे। और दूसरे आते हैं आपके लाइफ स्टाइल डिजीज़। लाइफ स्टाइल यानी जो आपकी जीवन शैली पर निर्भर करते हैं कि आपका कार्य क्षेत्र क्या है, उसके आधार पर आप में शरीर में कुछ व्याधियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। खैर, उनमें ज़्यादा समस्या बीमारी तो हर खतरनाक है, लेकिन जो मैंने आपको बताया लाइफ स्टाइल डिजीज़ या पोषक पदार्थों की कमी से होने वाले जो रोग हैं, उनमें ज़्यादा परेशानी इसलिए नहीं है क्योंकि वो व्यक्ति विशेष पर निर्भर करते हैं। आप खाने पीने में लापरवाही बरतेंगे, आपको समस्या आएगी। समझ है ना, आपकी लाइफ स्टाइल डिस्टर्ब है तब आपको समस्याएं आएंगी। बाकी आपकी समस्या से आपके परिवार या आसपास के लोगों का कोई खास लेना देना नहीं होता है। इसीलिए हम मान के चलते हैं कि संचारी रोगों की अपेक्षा न्यूनता जन्य रोग कम खतरनाक होते हैं। अब बात आती है संचारी रोगों के विषय में। संचारी रोगों का एक नमूना तो आप पिछले 6 महीने से देख ही रहे होंगे कोविड के फॉर्म में। एक ऐसा वायरस जो आज तक नॉर्मली आपको दिखाई नहीं दे रहा है, एक नॉर्मल माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखाई देगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी आप उसका अनुमान लगा पाएंगे, और उसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। सारी अर्थव्यवस्थाएं चरमरा दी, एक बड़ी पैमाने पर बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु का कारण बना, उनके स्वास्थ्य की हानि हुई। तो अब आप समझ सकते होंगे कि क्यों मैं संचारी रोग पर ज़्यादा जोर दे रहा हूँ। तो ऐसी बीमारियां जो बीमार व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में ट्रांसफ़र होती हैं, उन्हें हम लोग नॉर्मली कहते हैं संचारी रोग या कम्युनिकेबल डिजीज़। पुराने समय में इसको छूत का रोग भी कहा जाता था, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को छूने से, मतलब उसके संपर्क में आने से बीमारियां हो जाती थी। ओके, बेसिकली जैसे कि आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, 5 कैटेगरीज होती हैं जिससे बीमारियां फैलती हैं। जैसे कि आपके वायरस यानी विषाणु हो सकता है, बैक्टीरिया यानी जीवाणु हो सकता है, फफूंदी से होने वाले रोग हो सकते हैं। इसके अलावा आप प्रोटोजोन्स के बारे में बात करें तो कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं प्रोटोजोन्स, उनसे हो सकते हैं। और कुछ जो है ऐसी बीमारियां हैं जो किससे होती हैं, हेलमेंथ से होती हैं, कृमियों से होती हैं। जैसे पेट में क्या बोलते हैं ना, क्या एस्केरिस वगैरह या फीताकृमि वगैरह हो जाते हैं। फिलहाल इस मौके पर मुख्य बात यह है कि सूक्ष्म जीव अपने आप में खतरनाक कम इसलिए होते हैं क्योंकि वो खुद उठ करके कहीं नहीं जा सकते। उनको वहाँ पहुँचने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी, और हम लोग बायोलॉजी में उसको वेक्टर कहते हैं, वाहक। अब वाहकों से सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे मलेरिया रोग कभी भी मच्छर से नहीं होता, लेकिन मच्छर उस बीमारी को फैलाता है, इसलिए ख़तरनाक है। होता तो प्रोटोजोन से है, लेकिन वो प्रोटोजोन कभी खुद कूद करके आपके पास नहीं आएगा। तो आप समझ चुके होंगे मच्छर क्यों खतरनाक है। खैर, तो आप कम्युनिकेबल डिजीज समझ चुके हैं कि संचारी रोग क्या होते हैं। बहुत सारी बीमारियां होती हैं, इनमें विशेष तौर पे जो बीमारियां फैलाने वाले होते हैं, जैसे कि आपके मच्छर हैं, मक्खी हैं, चूहे हैं, पिस्सू हैं, खटमल हैं, और बहुत सारी जो चीज़ें हो सकती हैं। ये जो दौर है संचारी रोग के कारण भी आप लोगों के दिमाग में भी आ रहा होगा कि हम इस समय उसको क्यों ज़्यादा फोकस कर रहे हैं संचारी रोगों को।
कारण ये है कि हमारे आसपास जो जीव हैं बीमारियां फैलाने वाले, उन सब में प्रमुख तौर पर जो बरसात के बाद डेवलप होते हैं वो है मच्छर। हमारा जो है थोड़ा गर्म क्षेत्र कहलाता है, या भारत का जो दक्षिणी मध्य भाग और दक्षिणी भाग है, तो यहाँ की जलवायु में नमी है और थोड़ी सी गर्म है। ऐसी जलवायु बरसात के बाद में थोड़ी सी मॉइस्ट हो जाती है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, जगह जगह पानी इकट्ठा हो जाता है। अब ऐसी कंडीशंस में मच्छर और मक्खी का डेवलप होना स्वाभाविक है। साथ ही साथ अगर गंदगी हो तो मक्खियाँ भी डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। इनसे बहुत प्रकार के रोग हो जाते हैं। संचारी रोग में आप टीवी पर भी देख रहे होंगे, सरकार की तरफ से न्यूज़पेपर्स में भी निकाला जा रहा है कि मुख्य फोकस रहता है मच्छरों के ऊपर। तो हम लोग मच्छरों के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन यहाँ करेंगे। नॉर्मली मॉस्किटो के बारे में बात करें तो भारत में जो प्रजाति पाई जाती है मच्छरों की, उनमें 3 से हमारा वास्ता ज़्यादा पढ़ना है। हम लोग 3 के बारे में ज़्यादा जानकारी लेकर चलेंगे। ओके, मॉस्किटो को लेकर के चलें तो पहली कैटेगरी में आता है आपका एनोफिलीज मॉस्किटो। एनोफिलीज मॉस्किटो मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके बता रहा हूँ पहचान करने के। तो एनोफिलीज मॉस्किटो नॉर्मली हर मच्छर आपको पानी के आसपास दिखाई देगा, पानी की सतह पर बैठा हुआ दिखाई देगा। तो जो मच्छर आसपास आपके हैं उनमें थोड़ा फोकस कीजिए। पानी की सतह के अगर कोई एंगल बना करके मच्छर बैठा है तो सावधान हो जाइए। 99% ये मच्छर जो है एनोफिलीज मच्छर ही है। ओके, इसके शरीर का नॉर्मली साइज़ देख लीजिए और मच्छरों की अपेक्षा थोड़ा सा ये बड़ा होगा। ओके, बाकी शरीर के ऊपर ब्लैक और वाइट कलर की पट्टियाँ होंगी, स्पॉट्स होंगे, पंखों के ऊपर धब्बे होंगे। तो इन सब चीज़ों से हम लोग एनोफिलीज मॉस्किटो को पहचान सकते हैं। एनोफिलीज मॉस्किटो की तरह से की वजह से जो बीमारी आती है आपके साथ में, वो आती है मलेरिया। मलेरिया आपके क्षेत्र की बहुत कॉमन बीमारी है जिससे अक्सर लोग प्रभावित होते हैं। और एक दौर तो ऐसा भी था कि सबसे ज़्यादा मृत्यु भी मलेरिया की वजह से होती थी। आज भी जो है बीमार होने वाले लोगों में मलेरिया का जो रेशो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो एनोफिलीज को आप लोग मैं समझ रहा हूँ पहचान लेंगे। दूसरा आता है क्यूलेक्स मॉस्किटो। एनोफिलीज मॉस्किटो जैसे कि आप लोग थोड़ा सा फोकस भी कर सकते हैं। यहाँ जो आप देख रहे हैं ये मॉस्किटो प्राइमरी तौर पर जो उन्होंने कोशिश की बताने की ये एनोफिलीज मॉस्किटो ही है। खैर, मैं आपको एक अलग से वीडियोस में सारे डिस्क्रिप्शन भेज दूंगा। दूसरे नंबर पर आता है क्यूलेक्स मॉस्किटो। क्यूलेक्स मॉस्किटो को आप लोग ऐसे पहचानेंगे कि ये पानी की सतह पर लगभग समानांतर बैठेगा। यस, मैं बताया था वो एंगल लेकर के बैठेगा, जबकि ये जो है लगभग समानांतर बैठेगा। तो आप इसको आसानी से पहचान सकते हैं। आकार अपेक्षाकृत थोड़ा सा छोटा होगा। दूसरी बात ये है कि इसमें रंग इसका जो है हल्का सुनहरा होगा। ठीक, तो मैंने 3 बात बताई। एक तो बैठने का एंगल पे आप ध्यान देंगे, दूसरे इसके कलर पर ध्यान देंगे और तीसरे इसके आकार पर ध्यान देंगे। बाकी इस मच्छर से कुछ और बीमारियां भी होती हैं, लेकिन मुख्य तौर पर जो बीमारी है वो है फाइलेरिया, एलिफेंटियासिस या हाथी पाँव। हाथी पाँव बीमारी आप लोग खुश हो जाइए कि आपके क्षेत्र में नॉर्मली ये बीमारी नहीं फैलती है। आप लोग कभी हरिद्वार गए होंगे या फिर कहीं नीचे गोरखपुर वगैरह की तरफ गए हों तो वहाँ पर आपने देखा होगा जो तराई के मैदान हैं, वहाँ पर कुछ लोगों को समस्या होती है कि पैर बहुत ज़्यादा सूजते चले जाते हैं, बहुत मोटे हो जाते हैं। इसको हाथी पाँव बोलते हैं, मतलब हाथी जैसा पैर हो जाता है मोटा। ओके, चलिए, जब है ही नहीं हमारे इलाके में तो हमें बहुत ज़्यादा इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। बाकी कुछ और बीमारी फैलती हैं, इसीलिए उस मच्छर से बचना है हमें। तीसरा जो है दैट इज़ एडिस एजिप्टी मच्छर। एडिस मच्छर जो है, इससे जो आजकल बीमारियां आ रही हैं वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इसमें प्राइमरी तौर पर डेंगू, चिकनगुनिया, यस, और येलो फीवर, ऐसे कई सारी बीमारियां हैं। लेकिन जो डेंगू और चिकनगुनिया आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, ये बहुत कॉमन बीमारियां हैं जिनसे हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। अभी बाकी जो चीज़ें हैं, आप जैसे टीवी में बता रहे हैं कि नॉर्मली पानी जहाँ भी रुक रहा है थोड़ा सा साफ़ पानी है वहाँ भी हो जाएगा। ऐसा नहीं है गंदे पानी में बिल्कुल नहीं बैठता, नो। आपत्ति काले मर्यादा नास्ति, ये मच्छर भी जानता है। तो कहने का मतलब है कि आपको इन सब चीज़ों से बचाव करना है। अभी हम कर क्या सकते हैं, मैं बहुत शॉर्ट में लेकर के चल रहा हूँ इस चीज़ को, कि हम लोगों ने क्या करना है कि कोशिश करनी है हम खुद को सुरक्षित रखें, अपने आसपास को सुरक्षित रखें। अब यहाँ पर केवल हम सोचें कि नहीं हम अपने आप को बचा लें तब हमें कुछ नहीं होगा, नो। आपको अपना जो परिवेश है इसको भी साफ़ सुथरा रखना पड़ेगा। आपको अपने अड़ोस पड़ोस की भी जानकारी रखनी पड़ेगी कि कोई बीमारी आसपास है तो नहीं, किसी के अंदर किसी को मलेरिया तो नहीं हुआ है। यानी जब उसको हुआ है तो डेफिनेटली सी बात है आसपास भी फैलने के चांसेस हो सकते हैं।
अभी इसमें ये है कि पानी को इकट्ठा ना होने दें, गंदगी तो बिल्कुल भी ना होने दें। अगर गंदगी होती है तो उसको थोड़ा बहुत करके जला दें या फिर उसको ख़त्म कर दें। पानी कूलर में, कूलर के पैड जो हैं अगर गीले हैं तो उनको भी कोशिश करें सुखाएं। अब मौसम निकल चुका है तो इस समय कूलर की ज़रूरत भी नहीं है, हो सके तो उसको पैड निकाल करके उसको सुखा करके उसको उठा करके रख दीजिएगा, ठीक है। पूरी बाजू के कपड़े पहने। शाम के समय कॉइल वगैरह जो है, अगर आपका खुला एटमॉस्फेयर है या जहाँ आपके पशु रहते हैं, जानवर आसपास, उनके आसपास भी आप क्या करें, कॉइल ऑयल से धुआं कर दीजिए, हल्का सा गोबर का धुआं करके। तो क्या होगा, उस कंडीशन में मच्छर डेवलप नहीं होंगे, क्योंकि अधिकांश मच्छर सुबह शाम ज़्यादा सक्रिय होते हैं। ऐसा नहीं दिन में नहीं काटेंगे तो दिन में भी, लेकिन ज़्यादा सक्रियता जो होती है वो शाम के समय सबसे ज़्यादा होती है। तो शाम के समय बहुत हल्का सा धुआं या फिर कोई कीटनाशक उसमें मिला करके गोबर के साथ में, तब आप हल्का सा जलाएंगे तो उसकी फ्यूम से मच्छर मर जाएंगे या आसपास नहीं आएंगे। मच्छरदानी का विशेष यूज़ ज़रूर करें। बाकी और आपको जैसे संदेश दिया होगा, और क्या, जिसमें बुखार होने पर आप तत्काल नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं, अपनी जांच जरूर कराएं। अभी पीछे देखने का आया था, कोविड के साथ में और कई बीमारियां डेवलप होनी शुरू हो गई, जैसे मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, डेंगू हो गया। तो कोविड अगर किसी तरह सही भी हुआ तो साथ में क्या हुआ, और समस्याएं डेवलप हो गई। तो किसी भी बुखार को हल्के में न लें, चाहे वो रुक रुक के बुखार आ रहा हो, चाहे लगातार हो, तेज हो, चाहे हल्का बुखार हो। लेकिन अगर लगातार बना हुआ है तो आप इसको ध्यान दीजिए। तेज बुखार होता है तो उस कंडीशन में भी ध्यान रखना है, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर बॉडी का अगर पहुंच गया तो आपका ब्रेन इफेक्टेड हो जाता है, दिमाग को प्रभावित करता है। इसलिए अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, 102, 103, 4 से पहुंच रहा है, तो 102 टेम्परेचर होने पर आप क्या करें, गीले पानी की पट्टियाँ जो रुमाल वगैरह भिगो करके माथे पर या हाथ पैरों को उससे पहुँचते रहें, जिससे बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ना बढ़ने पाए। बाकी डॉक्टर अपना बताएंगे ट्रीटमेंट। बुखार होने में दो चीज़ें होती हैं जो आपको पता भी नहीं लगता, आपकी बॉडी से पानी का लॉस बहुत ज़्यादा होता है। तो आज के समय बेस्ट रेमेडीज जो डॉक्टर बताते हैं, किसी भी कंडीशन में आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए, किसी भी माध्यम से लीजिए। भोजन भी कर रहे हैं तो उसमें तरल की मात्रा ज़्यादा लें। दिन में क्या पैरामीटर्स हैं ये आपको समय समय बताया जाता है कि आपको कम से कम दिन में 3 लीटर 4 लीटर जो भी पानी पीना है। इसके अलावा कुछ ऐसे ड्रिंक्स जिनमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, विशेष तौर पर शिकंजी, नारियल पानी अगर आपके क्षेत्र में अवेलेबल है, ताज़े फलों का रस, ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। मैंने बताया कि कोशिश कीजिए पूरी बाजू के कपड़े जरूर पहनें। पूरी बाजू के कपड़े आपको काफ़ी हद तक बचाते हैं। नीचे सॉक्स के साथ में शूज़ ज़रूर पहनें। चप्पलों में पता नहीं लगता कि कब आपको मच्छर काट गया, और जब आपको पता लगता है तब तक मच्छर अपना काम कर चुका होता है, मतलब अपना इन्फेक्शन या अपना जो सलाइवा है वो आपके ब्लड में मिला दिया है। जब मच्छर का जो लार है आपके ब्लड के साथ में मिक्स हो जाती है, याद रखिए जब मच्छर इंजेक्ट करेगा आपकी बॉडी में, छेद करेगा, तब आपको पता नहीं लगेगा। जब अंदर वो उसका जो सलाइवा है, लार आपके ब्लड में मिल जाएगी, तभी आपको खुजली महसूस होगी, तभी आपको पता लगेगा कि मच्छर काट रहा है। इसीलिए जूते पहनना बहुत ज़रूरी है। बाकी झोला छाप डॉक्टरों से बचें। झोला छाप डॉक्टर मतलब जिनके पास अनुभव कम है या जिनके पास में प्रॉपर डिग्री नहीं है, देख देख करके वो लोग सीख लिए हैं। यस, या आपके घर में ज़बरदस्ती कोई कहता है कि नहीं ये गोली ले लो वो ले लो, अपनी मर्जी से बिल्कुल ना लें, क्योंकि ये दवाइयाँ आपको नुकसान भी कर सकती हैं। आगे बताया आपको कि बिना चिकित्सा की सलाह के अनावश्यक औषधियों का चयन न करें। जगह जगह पर स्वास्थ्य केंद्र खुले हुए हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सरकारी हो, CSC हो, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, या जो भी आपको लगता है, जो भी आपका फैमिली डॉक्टर है उससे फ़ोन पर या पर्सनली जा करके एडवाइस ज़रूर लें। इसके अलावा पैरेलल में जो हम इसके साथ जोड़ रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण हम मान के चलते हैं, कोविड के खतरों को आप कभी ना भूलिए। अभी कोविड का डाउनफॉल है, ख़त्म नहीं हुआ है। इसलिए ये ना हो कि अगर मलेरिया या डेंगू या चिकनगुनिया किसी के साथ भी कोविड हो गया तो उसको रिकवर करना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। अभी भी पीछे जो डाटा मैं देख रहा था उसमें यह है कि कोविड की वजह से मृत्यु कम हो रही हैं, कोविड की वजह से जो सेकेंडरी इन्फेक्शन लग गए उनकी वजह से समस्याएं ज़्यादा निकल करके आ रही हैं। इसीलिए कोविड के खतरों से सावधान रहिए, मास्क जरूर यूज़ कीजिए, हाथों को सैनिटाइज करते रहिए। हमारा एक नया वॉलंटियर है अनिमेश गुप्ता, उसने आपको बताया होगा कि हाथों को 2 मिनट तक धोने का तरीका क्या है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं। नॉर्मल वे में टीवी पर आप लोग अब तक सीख चुके होंगे। 6 महीने से लगातार हम लोग यही देख रहे हैं कि टीवी पर किस तरह से आपको हाथ धोना है, ठीक है ना। तो ये 5 मेजर स्टेप्स हैं जा करके, और इस तरह से आप 3-3 बार भी करते हैं तो अपने आप ही आपके 20 सेकंड हो जाते हैं। ऐसा कोई घड़ी देखने की ज़रूरत नहीं है। तो एक हैबिट बना लीजिएगा,
सैनिटाइजर यदि बहुत आवश्यक है तो इसका इस्तेमाल करें। द बेस्ट थिंग इज़ अपने हाथों को वॉश करते रहें। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आप इन सारे संदेशों को अपने साथियों के साथ में, अपने परिजनों और मित्रों, रिश्तेदारों के साथ में ज़रूर फैलाएंगे। ओके, जय हिंद।